चलिए बात करते हैं सबसेट्स के बारे में। ठीक है, तो अभी तक हम सेट के बारे में बात कर चुके थे। सेट क्या होता है? एक वेल डिफाइंड जो है कलेक्शन है किस चीज का? एलिमेंट्स का। ठीक है, हम अच्छे से उसे डिफाइन कर देते हैं। अब अगर हम बात करें कि सबसेट क्या होते हैं, तो सेट ए को हम सेट बी का सबसेट तब कहेंगे जब सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी का भी एलिमेंट हो। यानी अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट है सेट ए में जो बी में नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होगा? हम उसको सबसेट नहीं बोलेंगे। सबसेट होता क्या है? एक बड़े से सेट का भाग होना, उसका एक हिस्सा होना जो है वो सबसेट होता है। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि हमारा जो सेट बी है, बड़े वाला जो सेट है, वो है कि कितने स्टूडेंट्स हैं गवर्नमेंट कॉलेज गर्ल्स बडोली में। अब स्टूडेंट्स कौन कौन से होंगे? बीए फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के, थर्ड ईयर के, फिर जो है बीकॉम फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के, थर्ड ईयर के। तो इस प्रकार बहुत सारे जो हैं ये सबके सब स्टूडेंट्स हैं। तो ये क्या हो गया? ये हमारा एक बहुत बड़ा सेट हो गया। और ए सेट क्या है? ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम इन गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स बडोली। यानी सेट ए जो है वो सेट बी का एक हिस्सा है। बी में कुछ ऐसे भी हैं, बीए के स्टूडेंट्स हैं जो सेट ए में नहीं आते लेकिन वो बी में आते हैं। ठीक है, तो सबसेट क्या हुआ? जो है एक बड़े सेट का हिस्सा होना। और सुपर सेट क्या हुआ? जो वो बड़े वाला सेट है जिसका ए हिस्सा है उसे हम बोलेंगे सुपर सेट। ठीक है, अब जैसे हमने पहले नोटेशंस पढ़ी थी, हम सेट को जो है कैपिटल लेटर से दिखाते हैं और जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। इसी तरह सबसेट होने का भी एक जो है आपके नोटेशन होती है, सिंबल होता है। वो सिंबल क्या होता है? ए इज कंटेन्ड इन बी। हम इसको दिखाते हैं ए, फिर एक सी बनाते हैं, कंटेन का सी, नीचे एक इक्वल टू बनाते हैं और बी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ए बी का हिस्सा है। ऐसा भी हो सकता है कि ए बी के बराबर हो, ये भी पॉसिबिलिटी है कि मैं कहूं कि बी सेट जो है वो जीसीजी बडोली के सभी बीकॉम के छात्रों को दिखाता है। और मैं कहूं ए जो सेट है वो जीसीजी बडोली के सभी बीकॉम की गर्ल्स फीमेल छात्रों को दिखाता है। अब गर्ल्स कॉलेज है, मेल छात्र तो होगा ही नहीं। यानी जितने एलिमेंट बी में होंगे उतने ही एलिमेंट ए में होंगे, तो ये बराबर भी हो सकते हैं। हाँ, अगर ऐसा कुछ होता कि ये इसके बराबर ना हो तो हम इसके बारे में अलग से बात करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी सिंबल क्या है कि ए जो है इज कंटेन्ड इन बी। ठीक है, अब अगर मान लो मुझे लिखना है B कंटेन्स A और B इज अ सुपर सेट ऑफ A, तो यानी B को मैं पहले लिख रही हूं, तो क्या होगा? बस ये सिंबल इस तरफ मुड़ जाएगा। B कंटेन्स A और B इज अ सुपर सेट ऑफ A। ठीक है, हम याद है हम ऐसे करते थे 4 इज ग्रेटर देन 3, और अगर हम 3 इधर लिखेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, बस इसकी चोंच जो है उधर हो जाती है। इसी तरह जो है ये वाला हिस्सा उसके हिसाब से मुड़ जाएगा। जो भी हम चीजें, हम पहले सुपर सेट लिख रहे हैं या हम पहले सबसेट लिख रहे हैं, उस हिसाब से। ठीक है, अब अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, मान लो कि एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, अब ये एलिमेंट्स जो हैं सारे के सारे बी में हैं। तो एक जो है ऐसा सेट है, ये हमने वेन डायग्राम किया था ना कल, जिसमें जो है सारे के सारे एलिमेंट आ रहे हैं। ये है आपका सेट बी। और इसी के अंदर मैं कहती हूँ कि एक सेट है ए जिसमें है 1, 3 और 5। तो ये जो ए है ये क्या हो गया? ये बी का सबसेट हो गया, उसका एक हिस्सा हो गया। ठीक है,
इसको हम कैसे दिखाएंगे? और A इज कंटेन्ड इन B। अब कुछ ऐसा हो, मान लो A जो है, A में होते 1 3 5 6 और B में है 1 2 3 4 5, यानी एक एलिमेंट है यहाँ पे 6 और वो भी A का हिस्सा है, लेकिन वो B का हिस्सा नहीं है। तो A जो है B की टेरिटरी से बाहर चला गया, इसके जो है एरिया से बाहर चला गया। तो यानी A जो है B का सबसेट नहीं है। ठीक है, इसको नो दिखाने के लिए हम इस पे काटा मार देते हैं, जैसे नॉट इक्वल टू दिखाते हैं हम वैसे ही। तो इसको हम क्या कहेंगे कि अगर एक भी एलिमेंट सेट A का सेट B में नहीं है तो हम कहेंगे A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। एग्जाम्पल है, जैसे A है, B में भी A है, B भी है, C भी है, लेकिन D नहीं है ना? आगे A E I O U आ गए। D एक ऐसा एलिमेंट है जो B में नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? A इज नॉट कंटेन्ड इन B, A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। ठीक है, अब इसके अंदर जो है कुछ इंपॉर्टेंट निष्कर्ष निकलते हैं। वो महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपने आप का सबसेट भी होता है। ठीक है, अगर मैं कहूं एक, अब इसके हिस्से असल में हो क्या क्या सकते हैं, ए के क्या क्या सबसेट बन सकते हैं? अगर ऐसी बात है तो हम क्या कहेंगे? अगर एक सेट है सिर्फ ए है जिसमें, वो भी ए का सबसेट है। अगर एक सेट है जिसमें केवल बी है, वो भी ए का सबसेट है। जिसमें ए और बी हैं, वो भी ए का सबसेट है। एक और सबसेट है जिसमें ए बी डी और सी हैं। अब ऑर्डर तो मैटर नहीं करता ना, किस क्रम में लिखे हुए हैं, वो क्रम नहीं महत्वपूर्ण है। हमें क्या देख रहा है कि हर एलिमेंट ए का इस सबसेट में, मान लो सी सेट है तो इसमें होना चाहिए ए है, बी है, सी है और डी है। तो हर सेट जो है वो अपने आप का सबसेट है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, फिर बात आती है एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। यानी हर सेट का, मान लो एम्प्टी सेट क्या होते हैं, कल किया था, नल सेट जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। वो सिर्फ क्या होते हैं, हम कैसे दिखाते हैं उनको, या तो फाई से या फिर सिंपल ब्रैकेट्स, उसके अंदर कुछ नहीं लिखा होता। तो अगर मैं कहूं कि ये वाला जो सेट है इसके अंदर एक जगह है जो खाली पड़ी है, ठीक है, ये भी एक सेट है, तो ये खाली जगह जो है वो चाहे ए में ले लो, बी में ले लो, सी में ले लो, किसी भी सेट में ले लो, खाली जगह तो मिल ही जाएगी। तो इसीलिए एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, अब अगर लॉजिकली देखें, मैथमेटिक्स की टर्म में देखें कि हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट चीज कर दे चीजों को, तो हमने कहा कि अगर A इज कंटेन्ड इन B, इसका इम्प्लाइज ऐसे दिखाते हैं, इम्प्लाइज दो लाइन लगा के इक्वल के और उसके बाद एरो का निशान, इम्प्लाइज कि फॉर x that belongs to A। ये हमने कल किया था बिलोंग्स टू वाला सिंबल। बिलोंग्स टू का क्या मतलब, x जो है वो A का एलिमेंट है। ठीक है, फॉर एवरी x that belongs to A implies x also belongs to B। यानी हर एलिमेंट जो A का हिस्सा है वो हर एलिमेंट B का भी हिस्सा होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि A इज कंटेन्ड इन B, यानी A जो है B का सबसेट है। ठीक है, फिर आता है टू सेट्स A एंड B आर इक्वल। दो सेट अगर हमें इक्वल प्रूव करने हैं, इक्वल और इक्विवेलेंट भी कल किए थे। इक्वल क्या होते हैं, जब हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो है, जैसे मान लो यहाँ पे ए बी सी और डी का जो है ये ए सेट है और एक बी सेट है जिसमें है ए सी डी बी। ठीक है, ये जो है आपका बी सेट है। तो हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट होगा, मतलब बिल्कुल सेम एलिमेंट होंगे तभी वो इक्वल कहलाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है कि A इज कंटेन्ड इन B,
A is contained in B या फिर A is a subset of B का मतलब क्या है? इसे तात्पर्य ये है कि A B का सबसेट है, यानी A का हर एलिमेंट B का हिस्सा है। और अगर मैं इसको उल्टा करूं कि B भी जो है A का सबसेट है, यानी B में भी जो है ऐसे एलिमेंट हैं जो सारे के सारे A में भी हैं, तो ये तभी पॉसिबल है जब A और B बराबर हों। या फिर अगर A और B बराबर है, इसका मतलब A B का सबसेट है और B A का सबसेट है। दोनों में ही हमारा इक्वल टू का साइन लगा हुआ है नीचे। तो जो है ये जो है हमारे निष्कर्ष निकलते हैं सबसेट से कि हर सेट अपने आप का सबसेट है, एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट है। और इसको हम लिखेंगे कैसे? A is contained in B implies X belongs to A, X also belongs to B and it is true for every X, यानी हर एक एलिमेंट के लिए ये बात सच्ची है। और two sets A and B are equal if A is contained in B and B is contained in A. इसके बाद आता है आपका प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि सेट A सेट B का प्रॉपर सबसेट तब कहलाएगा जब सेट A के सारे एलिमेंट्स जो है सेट B में हो। ये तो पहले भी था। एक सेट को सबसेट बनने के लिए क्या चाहिए कि उसके सारे एलिमेंट्स जो हैं जो सुपर सेट है उसके अंदर हो। मगर अब इसमें कंडीशन लगा दी, मगर सेट बी में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेट ए में ना हो। तो इस केस में हम ये नहीं लिखते, हम ये बी नीचे का इक्वल टू का साइन नहीं लगाते, हम कहते हैं कि A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, यानी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेट B में हैं लेकिन सेट A में नहीं है। जैसे ये जो है, इस केस में क्या होगा? ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। ठीक है, ये जो है हमारा प्रॉपर सबसेट नहीं है। इसकी बजाय अगर ऐसे होता कि ये जो है सेट A है जिसके अंदर है 1 2 और ये जो है ये सेट B है जिसके अंदर 3 भी है, उसमें 1 भी है 2 भी है, क्योंकि इसकी बाउंड्री में आ रहा है ना, यहाँ पे इसकी बाउंड्री में आ रहा है, तो 1 भी है 2 भी है 3 भी है B में। लेकिन A के में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो B में तो हैं मगर A में नहीं है, तब हम इसे बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। ठीक है, ये प्रॉपर सबसेट हो गया। फिर आता है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ सबसेट्स, ऐसा सेट जिसके अंदर बहुत सारे सबसेट हैं। तो उसके एलिमेंट्स असल में किस फॉर्म में है? सेट के तौर पे हैं। पहले हमारे एलिमेंट्स किस तौर पे थे? जैसे हम कह रहे थे A इज इक्वल टू ए बी, तो ये किस तौर पे थे? केवल एलिमेंट्स के तौर पे थे। लेकिन मैं कहूं कि इसको हम डिनोट करते हैं P ऑफ A से, कैपिटल P ब्रैकेट में कैपिटल A। ये किसके बराबर है? ये किस किस चीज का सेट है? A B, इसके अंदर जो है इसके अंदर सेट है, एलिमेंट जो है सेट की फॉर्म में है, तब हम उसे बोलेंगे पावर सेट। ठीक है, अब मान लो कि ये आपका जो है सेट A है, तो इसके अंदर कौन कौन से सबसेट हैं? एक तो सबसेट है जिसमें केवल A हो, एक सबसेट है जिसमें केवल B हो, एक सबसेट है जिसमें कुछ भी ना हो, और एक सबसेट है जिसमें A और B दोनों हो। ठीक है, तो 4 इसके सबसेट्स बनेंगे। कौन कौन से सबसेट्स हो सकते हैं? सिंपल A, सिंपल B, AB और साथ में फाई किस लिए होता है? नल सेट के लिए, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ये किसके सबसेट है? एक ऐसे सेट के जिसमें 2 एलिमेंट है A और B। ठीक है, अगर इसके अंदर और भी एलिमेंट होते A B C, तो क्या क्या सबसेट्स होते? पावर सेट ऑफ A क्या क्या होता? इसके अंदर फाई आता सबसे पहले, नल सेट हर सेट का सबसेट होता है A, फिर जो है B, फिर जो है C, फिर जो है AB, फिर BC, फिर जो है CA, और एक होता ABC।
ठीक है, तो जितने भी पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं उन सब का जो जब हम सेट बनाते हैं उसे हम बोलते हैं पावर सेट। ठीक है, ओके। इसके बाद आते हैं कंपेरेबल सेट्स। कंपेयर करना मतलब तुलना करना। हम किसी चीज की तुलना कब कर सकते हैं? क्या गीतांजलि मैम और यहाँ पे आपके प्रेजेंट कोई भी स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट की हम तुलना कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। किसी चीज में हमारी बोली की तुलना हो सकती है, हमारी अपीयरेंस की तुलना हो सकती है, हमारी इंटेलिजेंस की तुलना हो सकती है ना? हो सकता है कोई लड़की है जो मेरे से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत सुंदर है, बहुत स्वीट बोलती है। तो कंपेयर हम कभी भी किस चीज पे करते हैं? जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो एक बेस होता है। उस बेस पे हम किसी चीज की तुलना करते हैं, और वो बेस क्या होगा? कोई कॉमन बेस होगा। मान लो गीतांजलि मैम जो है वो टेबल टेनिस खेलती हैं, और एक लड़की है जो बहुत तेज दौड़ती है। क्या बता सकते हैं कि कौन अच्छा जो है प्लेयर है? जब तक हम सेम रेस दौड़ ही नहीं रहे, हम सेम चीज खेल ही नहीं रहे, तो हमारी तुलना भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस तरीके से जो है तुलना कब होगी, यानी ऐसे सेट्स जिनकी तुलना हो सके वो कौन से सेट होंगे, वो हम देखते हैं। तो वो कौन से सेट होंगे? तुलना के लिए कंपेरेबल तब होते हैं जब वन ऑफ देम इज सबसेट ऑफ अदर। जब असल में तो क्या है, उनके बीच में कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। तो जब वो सबसेट होगा यानी उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं जो दूसरे में भी हैं, तब हम उनकी तुलना कर सकते हैं। तो इसमें है ईदर और, ये इंग्लिश का वर्ड है। ईदर और का मतलब होता है या तो ये या ये। ठीक है, या तो ये बात मान जाओ या ये बात मान जाओ, इस तरीके से। तो या तो ए जो है सबसेट है बी का, या फिर बी सबसेट है ए का, तब वो कंपेरेबल सेट्स कहलाते हैं। फिर आता है डिसजॉइंट सेट। ठीक है, अब ये भी इंग्लिश का वर्ड आ गया। जॉइंट का क्या होना मतलब होता है कि जुड़ा हुआ, और डिसजॉइंट का क्या मतलब? जो जुड़ा नहीं हुआ। ठीक है, यानी ये ऐसे सेट हैं दो जो बिल्कुल अलग अलग हैं। जैसे मैंने कहा, एक ए सेट है, एक जो है बी सेट है। इसके एलिमेंट हैं ए बी सी, उसके एलिमेंट हैं 1 2 3। कुछ भी तो कंपेयर नहीं कर सकते हम इनमें। ए बी और सी को 1 2 3 से क्या कंपेयर करेंगे? तो ये क्या है? ये आपके डिसजॉइंट सेट्स हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट हमने वेन डायग्राम के ब्रीफ इंट्रोडक्शन में किया था। यूनिवर्स जो है ब्रह्मांड, है ना? ये टर्म तो सुनी होगी आपने। अब यूनिवर्स जो है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? हम अर्थ पे हैं। अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूमती है। ये सन जो है ये किसी गैलेक्सी में घूमता है। उस गैलेक्सी में जैसी बहुत सारी गैलेक्सी हैं। हमारा ब्रह्मांड जो है बहुत बहुत विशाल, एकदम अनंत तक का है। इसमें सब कुछ आ गया, जिसमें सब कुछ समा जाए वो हमारा यूनिवर्सल सेट। लेकिन अब बस डिफरेंस क्या होगा कि यूनिवर्सल सेट जो है वो अलग अलग केस में अलग अलग होगा। ठीक है, मान लो अगर मैं बात करूं केवल गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स बडोली के स्टूडेंट्स की, और मैं केवल इस कॉलेज की ही बात कर रही हूँ। आपके होते हैं ना टूर्नामेंट जैसे स्पोर्ट्स के, कभी कभी स्पोर्ट्स में क्या होगा, केवल कॉलेज लेवल पे होगी दौड़, कभी कभी क्या होगा यूनिवर्सिटी लेवल पे होगी, कभी स्टेट लेवल पे होगी, कभी नेशनल लेवल पे होगी, कभी इंटरनेशनल ओलंपिक लेवल पे होगी। तो जब हम सिर्फ एक लेवल पे, तो उसमें जो हमारे खिलाड़ी आते हैं वो भी उसी हिसाब से आते हैं। जब कॉलेज में होगी तो केवल कॉलेज के खिलाड़ी आएंगे, ऐसा तो नहीं है कि बाहर के आ जाएंगे, कि पलवल कॉलेज से आ गए, है ना? तो इसी तरह जो है हमारा जो यूनिवर्सल सेट है ये अलग अलग केस में अलग अलग तरीके से डिफाइन होता है। बस इसके अंदर हम कहते हैं कि व्हेन ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन, जो भी हम कंसिडर कर रहे हैं सेट्स को, ये सबसेट है एक लार्जर सेट के, तो इस लार्जर सेट को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, और इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल यू से। ठीक है,
ओके, तो अब एग्जांपल ले लेते हैं कि एक सेट है ए यूनिवर्सल सेट जो है वो हमारा है 1 से लेके 15 तक की सारी काउंटिंग। और अब हम बात करें एक ए सेट की जिसमें 2 4 6 है, बी सेट की 1 3 5 है, सी है जिसमें 3 5 7 11 है, डी है जिसमें 2 4 8 है। तो इस तरीके से, तो इसका अगर हम वेन डायग्राम बनाएं तो कैसा बनेगा? हमने कल बात की थी कि यूनिवर्सल सेट को हम कैसे दिखाते हैं? रेक्टेंगल से। ठीक है, तो ये बना दिया हमने एक रेक्टेंगल हमारे यूनिवर्सल सेट के लिए। ओके, फिर जो है उसके बाद एक सेट है इसके अंदर ए। ओके, दूसरा सेट है इसके अंदर बी। ठीक है, तीसरा सेट है इसके अंदर डी। और एक और सेट है इसके अंदर सी। ठीक है, अभी हम देखेंगे मैंने ऐसा क्यों बनाया है कि ये ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, ये है सी सेट, ये है डी, ये है ए, ये है बी। और इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। ए में है 2 4 6, डी में है 2 4 और 8, बी में है 3 5 1, इसमें है 7 11। अब और भी बच गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक है 9, एक है 10 11 12 13 14 15। ये आपका यूनिवर्सल है। तो असल में जो हम बात करें उसको अगर हम पिक्चर में देखें, पिक्चर के फॉर्म में देखें तो वो कुछ इस प्रकार दिखेगा कि हमारे पास जो है एक यूनिवर्सल सेट है पूरा बड़ा, और उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं 1 से लेके 15 तक की सारी काउंटिंग। और वो जो है कुछ कुछ सेट में आ रही है, और कुछ एलिमेंट सेट के अंदर है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो 2 सेट में है ना, 2 4 इसमें भी है, 2 4 इसमें भी है। इसी तरह 3 5 इसमें भी है, 3 5 इसमें भी है, बी में भी है, सी में भी है। कुछ है जो केवल उसी सेट में है और कुछ है जो किसी भी सेट में नहीं है। तो इस तरीके से जो है ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। चलिए, थैंक यू।